कहा गया है जो 1857 का विद्रोह था ये किस तारीख से शुरू हुआ था। 1857 की जो क्रांति थी यहाँ पर उसकी डेट पूछिए। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डेट भी पूछता है एग्जामिनर, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये सभी प्रश्न आने वाली स्टेट और सेंट्रल लेवल की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सभी प्रश्नों को आप देख करके जाइएगा। प्रत्येक प्रश्न के नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उस एक्सप्लेनेशन में छुपे हुए हैं जो कि लगातार एग्जाम में आते रहते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्न। देखो पहला प्रश्न है हमारा, भारत में महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कब स्टार्ट किया था। तो इसमें पूछा गया है भारत में महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह किस स्थान से शुरू किया था। पहला ऑप्शन है खेड़ा से, दूसरा ऑप्शन बारडोली और तीसरा ऑप्शन चंपारण और डी ऑप्शन आपका है साबरमती। तो देखो भारत में जो महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह स्टार्ट किया था वो हमारा चंपारण से किया था। ये बिहार में पड़ता है चंपारण। तो आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ से स्टार्ट किया था? चंपारण बिहार से। तो देखो आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को दो तरह से पूछेगा गांधी जी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ स्टार्ट किया था। तो यदि सबसे पहले पूछे तो आपका आंसर होगा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में सबसे पहले इन्होंने सत्याग्रह किया था। ठीक है। यदि पूछे भारत में तो भारत में ये सबसे पहले चंपारण में स्टार्ट किया था। तो दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा भारत में चंपारण सत्याग्रह। देखो ये जो सत्याग्रह है इसको चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। भारत में कब स्टार्ट हुआ था? 19 अप्रैल 1917 को इसकी शुरुआत हुई थी। तो आपका तीसरा क्वेश्चन हो जाता है ये कि चंपारण सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था हमारा 19 अप्रैल 1917 को इसकी शुरुआत हुई थी। अब ये पहला सत्याग्रह था किसमें? भारत में। इस सत्याग्रह द्वारा गांधी जी ने क्वेश्चन पूछता है जो सत्याग्रह किया था गांधी जी ने वो किसके समर्थन में किया था? वो नील की खेती करने वाले काश्तकारों के लिए आंदोलन किया था। तो आई होप आपको यहाँ से चंपारण सत्याग्रह के जितने भी क्वेश्चन थे वो आपको यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, वीडियो अच्छी लग रही हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक करके जरूर जाइएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर हो जाएगा। इसमें पूछा गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। जो BHU है इसको बोलते हैं BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है। पूछ रहा है इसकी स्थापना किसने की थी। तो ए ऑप्शन में है आपका विवेकानंद, बी ऑप्शन में एनी बेसेंट और तीसरा ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय और डी ऑप्शन है आपका जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों जो BHU की स्थापना की थी वो पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की थी। तो देखो अब यहाँ से सभी क्वेश्चन हम BHU के बारे में पूरे के पूरे हम क्लियर करते चलेंगे। पूछता है इसकी स्थापना कौन सी सन में हुई थी और उस समय जो वायसराय था हमारा या कौन सा जनरल था। तो आप देख सकते हैं 1915 में जो हमारा हॉर्डिंग था, लॉर्ड हॉर्डिंग, उसके कार्यकाल में BHU एक्ट पास किया गया और तत्पश्चात मदन मोहन मालवीय ने BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। इस विद्यालय के संकलन बहुत पहले 1904 में की गई थी। यानी कि इस विद्यालय के संकलन बहुत पहले 1904 में की गई थी। तो आपको ध्यान रखना है BHU की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। ठीक है। और ये 1915 में की थी। उस समय किसका कार्यकाल था? लॉर्ड हॉर्डिंग का कार्यकाल था। उसने BHU एक्ट पास किया। उसके बाद में मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना यहाँ पर की थी। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए क्वेश्चन हैं, वहीं से मैंने आपको कलेक्ट करके आपके लिए लेकर आया हूँ। तो अगला क्वेश्चन हमारा है तीसरा। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से तत्वबोधिनी सभा, एक सभा थी तत्वबोधिनी सभा, इसकी स्थापना किसने की, इसके बारे में पूछा है। तो पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय,
बी ऑप्शन है देवेंद्र नाथ टैगोर और सी ऑप्शन है केशव चंद्र सेन और डी ऑप्शन है आपका द्वारकानाथ टैगोर। तो देखो जो तत्वबोधिनी सभा थी इसकी जो स्थापना की थी वो हमारी देवेंद्र नाथ टैगोर ने यहाँ पर की थी। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। अब आप देखते हैं तत्वबोधिनी सभा के जितने भी क्वेश्चन थे वो यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं, जिससे कि बार बार हमें इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो बी ऑप्शन आपका राइट है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। कहाँ पर की थी? देखो अगला क्वेश्चन पूछेगा कहाँ पर की थी, कलकत्ता में पूछेगा, सन पूछेगा कब की थी, 6 अक्टूबर 1839 को यहाँ पर तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कलकत्ता में देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। इस सभा का उद्देश्य देख लेते हैं, धार्मिक विषयों पर चिंतन तहत उपनिषदों के सार का प्रसार करना था। जो धार्मिक विषय थे उन पर चिंतन करना इसका क्या था, उद्देश्य था। और 1859 तत्वबोधिनी सभा का विलय ब्रह्म समाज में कर दिया गया। तो ध्यान रखना 1839 में इसकी स्थापना हुई 6 अक्टूबर को, जबकि 1859 को क्या किया था, 1859 में इसको ब्रह्म सभा में विलय कर लिया था, कोलैबोरेट हो गया था। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक्सप्लेनेशन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन तो है ही, उसके नीचे जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है उसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि उस टॉपिक को कवर कर लेते हैं। उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एक्सप्लेनेशन में आपको पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है स्वदेशी का प्रस्ताव, जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसको पूछ रहा है कि इसका जो प्रस्ताव है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था, इसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो ए ऑप्शन है मद्रास अधिवेशन 1903 में, बी ऑप्शन है बॉम्बे अधिवेशन 1904 में, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका देखने को मिलेगा 1905 में और डी ऑप्शन कलकत्ता अधिवेशन में। सबसे पहले आपको देखना होगा जो स्वदेशी आंदोलन था वो 1906 में यहाँ पर शुरुआत हुई थी। तो इसका जो प्रस्ताव पारित हुआ था 1906 कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब इसके एक्सप्लेनेशन यहाँ पर रीड कर लेते हैं, एक्सप्लेनेशन में क्या क्या यहाँ पर कहा गया है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको एक्सप्लेनेशन में देखने के लिए मिलेंगे, तो एक्सप्लेनेशन को आप रीड करके जाइएगा। और इस पीडीएफ की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर इसको आप डाउनलोड कर लें और टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसको ज्वाइन कर लें यदि आप ज्वाइन नहीं हैं तो चलिए यहाँ पर हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। इसमें कहा गया स्वदेशी प्रस्ताव 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ था। आपको ध्यान में रखना है 1906 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था, इसी में स्वदेशी प्रस्ताव पारित किया गया था। और 1906 की जो अध्यक्षता की थी वो दादा भाई नेहरू जी ने यहाँ पर की थी। इससे पहले 1905 में बनारस अधिवेशन में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया था। 1906 के अधिवेशन में स्वराज, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो देख लीजिए आपको कितने क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे। एक मिला आपको 1906 में जो अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरू जी ने की, 3 क्वेश्चन हो गए। 1905 का जो अधिवेशन बनारस में हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने, इसमें देख सकते हैं क्या कहा गया था, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया था। जबकि 1906 में कौन कौन से प्रस्ताव पारित हुए थे, स्वराज्य, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्ताव यहाँ पर पारित किए गए थे। तो आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में ये पूछता है एग्जामिनर, भारतीय क्रांति का पिता का मतलब जनक, एक बोल रहा है भारतीय क्रांति का जनक या पिता किसे कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि जो हमारे बाल गंगाधर तिलक हैं उनको हम भारतीय क्रांति या
का जनक या पिता कहते हैं? तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसमें कहा गया है, इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ही बेस्ट होने वाली है। इसमें कहा गया है कि जो बाल गंगाधर तिलक हैं उन्होंने 1890 में कांग्रेस में शामिल हुए थे और वैलेंटाइन रोल ने उन्हें भारतीय क्रांति का पिता या जनक कहा था। तिलक ने सबसे पहले स्वराज्य की मांग की थी, यानी कि इन्होंने ही सबसे पहले क्या की थी? स्वराज की मांग की थी। तो आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है भारतीय क्रांति का पिता कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक। अब इनको किसने कहा था भारतीय क्रांति का पिता? तो ये वैलेंटाइन रोल ने यहाँ पर इनको भारतीय क्रांति का पिता या जनक कहा था। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें कहा गया है जो 1857 का विद्रोह था ये किस तारीख से शुरू हुआ था? 1857 की जो क्रांति थी यहाँ पर उसकी डेट पूछी है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डेट भी पूछता है एग्जामिनर, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन 10 मई, दूसरा ऑप्शन 16 अप्रैल और तीसरा ऑप्शन है हमारा 26 अप्रैल और चौथा ऑप्शन है हमारा 11 अप्रैल। तो आपको यहाँ पर जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति या विद्रोह यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। तो 10 मई आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब हम यहाँ पर चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। देखो यहाँ पर 1857 का जो विद्रोह है वो 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था। ध्यान रखना, सबसे पहले ये सिपाही विद्रोह के रूप में स्टार्ट हुआ था। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई। धीरे धीरे ये आंदोलन पूरे उत्तर और मध्य भारत में फैल गया। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा 1857 की जो क्रांति है वो कौन सी तारीख को स्टार्ट हुई थी? ध्यान रखना, तारीख पूछता है तो 10 मई को स्टार्ट हुई थी। और किस के रूप में हुई थी? सिपाही विद्रोह के रूप में स्टार्ट हुई थी। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? मेरठ से आपको स्टार्ट हुई थी। ठीक है, कहाँ से? मेरठ से। 10 मई ये डेट आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा है 7वें क्वेश्चन में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पानीपत की जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। इसमें पूछा पानीपत की तीसरी लड़ाई के परिणाम क्या थे? यानी कि पानीपत की जो लड़ाइयाँ हुई थी उसमें तीसरी लड़ाई के बारे में यहाँ पर, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। इसमें पूछा है जो मराठा, तो इनके क्या परिणाम थे, उसके क्या क्या परिणाम थे उसके बारे में पूछा है। पहला कथन है हमारा मराठा शक्ति का विकेंद्रीकरण हुआ था। दूसरा कथन है उत्तर पूर्वी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी सशक्त बनी थी। और तीसरा है नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। तो 3 कथन दिए गए हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई से रिलेटेड है। अब इसमें पूछा है उसकी लड़ाई के क्या रिजल्ट निकले थे। तो आपको पहला जो कथन देखने के लिए मिल रहा होगा, मराठा शक्ति का विकेंद्रीकरण पानीपत की तीसरी लड़ाई का परिणाम था। यानी कि वहाँ पर मराठा जो शक्ति थी वहाँ पर वो उसका विकेंद्रीकरण हो गया था। तो ए ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। कथन एक ही सत्य है दोनों, और ये 2 कथन क्या हैं? गलत हैं। तो केवल एक कथन ए ऑप्शन में देखने के लिए मिलेगा। तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। केवल क्या हुआ था? मराठा शक्ति का विकेंद्रीकरण यहाँ पर हो गया था। अब हम यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। इसमें क्या क्या कहा गया? पानीपत की तीसरी लड़ाई से मराठाओं को काफ़ी नुकसान हुआ। इसमें हार के बाद उनकी पूरे भारत पर प्रभुत्व करने की योजना विफल हुई। यानी कि जो उनकी योजना थी कि हम पूरे भारत पर राज्य करेंगे, वो उनकी योजना क्या हो गई? विफल हो गई मराठाओं की। और पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को मराठाओं और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ी गई थी। तो आपको देखो कितने क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए मिले। पहला तो मिला कि जो मराठा शक्ति थी उसका विकेंद्रीकरण हो गया, उनकी हार हुई थी मराठाओं की इसमें। ठीक है, अब पूछता है ये कब हुई थी? तो 14 जनवरी 1761 को हुई थी। पूछता है किस किस के बीच में हुई थी? मराठाओं और जो अफगान शासक था अहमद शाह अब्दाली, इसका नाम ध्यान रखेंगे। अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच और मराठाओं के बीच लड़ी गई, जिसमें मराठाओं की हार हुई थी। तो आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा।
तो दोस्तों अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें पूछा गया है कि जो व्यपगत का सिद्धांत है, व्यपगत का मतलब हो गया जो राज्य हड़प नीति थी, जिसको पढ़ लेते हैं इसके बारे में। व्यपगत के सिद्धांत के द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अंग्रेजों ने अधिकृत नहीं किया था। ये जो राज्य हड़प की नीति थी, इसमें क्या था, इसमें राज्यों को हड़प किया जा रहा था, मतलब अपने अंदर में लाया जा रहा था और राजशाही शासन खत्म करके। तो इन्होंने अब यहाँ पर देख सकते हैं, तो पहला है सतारा, इसको अधिग्रहित किया गया था, नागपुर को भी किया गया था और झांसी को भी किया गया था। मैसूर एक राज्य ऐसा था जिसको व्यपगत के सिद्धांत के द्वारा अधिग्रहित नहीं किया गया था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो इसने गलत ही पूछा है, किसको नहीं किया गया था, तो मैसूर को यहाँ पर नहीं किया गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो नहीं वाले क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से रीड करेंगे, क्योंकि नहीं वाले क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं डी ऑप्शन, मैसूर को अधिकृत नहीं किया गया था। अब हम जो राज्य थे जिनको हड़प किया गया था उनकी सन पूछता है, कौन कौन सी सन में किस किस राज्य को हड़प किया गया था। तो मैंने यहाँ पर सभी राज्य एक तरफ से लगा दिए हैं, आप उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा सतारा था, इसको कंपनी ने सतारा पर 1848 में, सतारा को कब अधिकृत किया गया था, 1848 में। जैतपुर और संबलपुर को एक साथ अधिकृत किया गया था 1849 में। नागपुर और झांसी को एक साथ अधिकृत किया गया था 1854 में। तंजौर और अकोट को 1855 में अधिकृत किया गया था, और जबकि अवध पर 1856 में यहाँ पर कब्जा किया गया था। अधिग्रहित का मतलब कब्जा करना है, ठीक है। तो कंपनी ने 1848 में सतारा पर कब्जा किया, जैतपुर और संबलपुर को 1849 में कब्जा किया, जबकि नागपुर और झांसी को 1854 में, और तंजौर और अरकाट को 1855 में, और अवध को 1856 में। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। यदि आप लगातार बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज लगाते हैं तो आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलते होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या पूछा है, इसमें है भारतीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। देखो मैं ये क्वेश्चन, देखो जी ये वाला क्वेश्चन जो 9 नंबर क्वेश्चन है, मैं आपके लिए इसीलिए लेकर आया हूँ। क्वेश्चन एग्जाम में आपको इजी पूछा जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर इसीलिए आपको लेकर के आया हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। पहला है, इसमें पूछा है जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसके संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, और उसके बाद में इन घटनाओं का सही क्रम लगाना है, यानी कि क्रम से लगाना है कौन सी घटना कब हुई थी, कौन सी घटना पहले हुई थी, कौन सी बाद में हुई थी। तो पहला है हमारा गांधी इरविन समझौता, जो कि 1931 में हुआ था, इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पूना समझौता ये 1932 में हुआ था, यानी कि इसका मतलब है इससे पहले तो एक आएगा, दो बाद में आएगा। कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन है ये भी 1931 में हुआ था, कांग्रेस का कराची अधिवेशन। तो 1 और 3 तो आएंगे पहले और 2 आएंगे उसके बाद में। व्यक्तिगत समझौता सत्याग्रह ये भी 1940 के मध्य में ही हुआ था, ठीक है, 1940-41 के करीबी। तो हम यहाँ पर 1 यहाँ पर कर सकते हैं, पहले 1-3 कर सकते हैं या 3-1 कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों 1931 में ही हुए थे। फिर उसके बाद में हम देख सकते हैं पूना समझौता 2 हो गया हमारा। ये किस में मिल रहा है हमें, देखो ये मिल रहा है ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन में हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये हमारा 4, 1, 3, 2, 4, ये ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं इसीलिए इस क्वेश्चन को लेकर आया था, क्योंकि इन क्वेश्चनों की जो हमारे घटनाएं थी उनकी सन पूछता है कि ये घटना कब हुई थी, या इनको क्रम से लगाइए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1, 3, 2, 4, ठीक है। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं, बहुत ही अच्छी यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। इसमें कहा गया है जो गांधी इरविन समझौता है ये 5 मार्च 1931, ध्यान रखना
यानी कि जो गांधी इरविन समझौता है वो कराची अधिवेशन से पहले हुआ था। अब देखते हैं जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन है ये 26 से लेके 31 मार्च 1931 को ही हुआ था। हुए दोनों 1931 में ही है और मार्च में ही हुए हैं। गांधी इरविन समझौता भी मार्च में हुआ है और कांग्रेस का कराची अधिवेशन भी मार्च में हुआ। लेकिन गांधी इरविन जो समझौता है वो 5 मार्च को, जबकि कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 मार्च 1931 से स्टार्ट हुआ था। पूना समझौता 25 अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पर 1932 में हस्ताक्षर हुए थे। यहाँ पर जो पूना समझौता है 1932 में हुआ था, इतना ध्यान रखेंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह मैंने बता ही दिया आपको, 1940 और 41 के मध्य में ही हुआ था। दोस्तों अब हम चलते हैं यहाँ पर अपने 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन हमारा है ये, इसमें पूछा है कि आधुनिक भारत का जो निर्माण करता है किसको कहा जाता है। आधुनिक भारत का निर्माणकर्ता किसको कहा जाता है। एमजी रनाडे, महात्मा गांधी, केशव चंद्र सेन और राजा राम मोहन राय। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों राजा राम मोहन राय को हम क्या बोलते हैं, आधुनिक भारत का निर्माता या निर्माणकर्ता बोलते हैं। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, क्यों राजा राम मोहन राय को हम आधुनिक भारत का निर्माणकर्ता कहते हैं। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। भारत में पश्चिमी शिक्षा व अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करने में उनके महत्वपूर्ण योगदान था। वे प्रसिद्ध समाज सुधारक, उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। सती प्रथा भी समाप्त करवाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जन्मदाता या निर्माता कहा जाता है, इतना ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान रखना है, राजा राम मोहन राय ने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तीसरा ध्यान रखना है, इन्होंने सती प्रथा खत्म करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पूछता है एग्जामिनर, सती प्रथा खत्म कराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस भारतीय ने निभाई थी। तो राजा राम मोहन राय ने निभाई थी। तो इस क्वेश्चन से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिले। बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन मैंने यहाँ पर समझाए हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन और उस क्वेश्चन को आप देख करके जरूर जाइएगा। और इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन हो जाएं और PDF को डाउनलोड कर लें। और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो आपको अपलोड करूं या कोई भी नोटिफिकेशन अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। ऑल एग्जाम तैयारी जीत की।